साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज जो हम कराने जा रहे हैं ये ऑप्टिक्स की शायद क्लास नंबर 11-12 रही होगी, जो भी है थंबनेल लगा होगा उस पर पड़ा होगा नंबर, कौन से नंबर की क्लास है। इससे पीछे मैंने ऑप्टिक्स को बहुत डिटेल में कर रही है इस बार, यकीन मानो ऑप्टिक्स से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे इस बार। ऑप्टिक्स क्या पूरी साइंस को डिटेल में करा, लेकिन ऑप्टिक्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे 25% क्वेश्चन बन रहे होते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे भाई इसको अगर आपको पूरा करना है तो पिछली वीडियो आराम से देख कर आइए। जब भी आप देखें वीडियो लास्ट 1 से देखें, 1 से देखकर इस वाली वीडियो पाएंगे तो यकीनन आपसे ऑप्टिक्स बड़ी अच्छे समझ में आएगी और आपके क्वेश्चन भी हो रहे होंगे, ये हम आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, और आगे हम बात करें तो हम एक बार देख लें माइक कनेक्ट है, ठीक है। तो हम ये भी कहेंगे कि अगर आप इस वाली क्लास के नोट्स देखना चाहते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो हम आपको एक बार, हमें शायद गड़बड़ लग रहा है, 1 सेकंड रुको। ओके, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ एक आध किसी बच्चे का कमेंट आ रहा था, उसमें हमें लगता है एक आध बच्चा पढ़ रहा है हमारी वीडियो से भी, तो वो ये कह रहा था कि सर आप पीपीटी के थ्रू पढ़ाइए। पीपीटी के थ्रू पढ़ा इसलिए रह रहे, पीपीटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वही है कि हम लिखें हर एक चीज़ को, फिर एक अगले पेज पे चले, समझ पा रहे हो। ऐसे इस वाले को पूरा पढ़ाया, फिर इस वाले पढ़ाया, मतलब बोर्ड पे पढ़ाने कह रहा था वो बच्चा। हाँ ठीक है, हम कहते हैं कि वो इफेक्टिव लर्निंग होती है वास्तव में, लिखा के पढ़ाना और फिर बच्चा लिखे, बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत बड़ा अंतर आता है। लेकिन यार उसके लिए टाइम बहुत जाता है, कम से कम जो हम आपकी क्लास 30 से 40 मिनट में प्रोवाइड कर रहे हैं, यही क्लास कम से कम 1 घंटा 20 मिनट की जाएगी अगर हम लिख के पढ़ाएंगे। हाँ ये कर सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ी सी और स्पीड स्लो कर देंगे, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। ये वाली पीडीएफ घर पे आप जाके देखिए, टेलीग्राम पे पढ़ती है, बहुत एचडी में दिखती है, हो सकता है इसमें विजुअलिटी कम आ रही हो। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपके पास पहुँचे, कोई कमी ना रहे यार। अगर एक भी बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल काम कर रहे होंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। बच्चा ध्यान देना कि आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है इसकी, और उसके बाद पढ़ेंगे तो यकीनन आपको सब समझ में आएगा। हम थोड़ी सी और स्पीड स्लो करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आने लग जाए। बेटा पिछली क्लासों में जो मैंने पढ़ा था, यकीन मानो कि आपने प्रकीर्णन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, और पिछली क्लास में मैंने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा दिया था। इंद्रधनुष बनने की घटना वो बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाया था, ऐसे ऐसे बनता है। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो कैसे बनता है, और द्वितीयक बनता है तो कैसे, और द्वितीयक बनता है तो दिखाई देता है या नहीं देता है, और क्यों कम विजुअल होता है, ये भी रीजन बताया था, याद है ना। अच्छा मैंने ये भी बताया था, अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा क्लास में तो उसको ये याद होगा कि जब सर आपने इंद्रधनुष के बारे में बात करी थी तो ये भी तो बताया था कि एक हमारा होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता हमारा सेकेंडरी रेनबो, प्राथमिक और द्वितीयक। आपको अगर याद हो तो जब हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें नीचे की तरफ वॉयलेट होता है, ऊपर की तरफ कैसा होता है, रेड होता है। लेकिन जो हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, ऊपर वॉयलेट होता है और नीचे की तरफ कैसा होता है, रेड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, ये पूछता द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर की तरफ रंग कौन सा होता है, तो ऊपर की तरफ द्वितीयक वाले में वॉयलेट होता है, समझ पाए हो। और ये वाली बात मैंने कल पढ़ाई भी थी, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे की क्लास देख सकता है बड़े आराम से। अच्छा कल और मैंने क्या पढ़ाया था, कल मैंने शायद विवर्तन के बारे में और पढ़ा दिया था, शायद जहाँ तक याद आ रहा है। व्यतिकरण आज पढ़ाना है, तो आज की क्लास में आपको व्यतिकरण के बारे में पढ़ा रहे होंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना देरी के। कल यहीं तक पढ़ा पाई थी शायद, और मैंने ये पढ़ाया था कल, ये वाला विवर्तन की परिभाषा एक बार रिवाइज करते हैं, जस्ट सेकंड, कि प्रकाश के किसी छिद्र से गुजरते समय और या अवरोधक के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और इसकी विवर्तन की घटना तभी होती है जब अवरोधक या छिद्र का आकार उतने ही एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए जितने की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो मेरे भाई ये वाली घटना विवर्तन कहलाती है। जो प्रकाश की किरण अगर सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, जो किसी भी आप टॉर्च से लगाते हो, तो उसमें होता क्या है, जिससे आपका प्रकाश निकल रहा होता, मान लिया इतना बड़ा सर्किल है आपका जहाँ से आपकी लाइट निकल रही है। एक बार समझना इस चीज़ को, प्रैक्टिकली दोबारा से कराने की कोशिश है हमारी कि आपकी लाइट जो घर में टॉर्च होती है वो इतनी बड़ी तो होती है, इस छिद्र का आकार बहुत एंगस्ट्रॉम होगा, बहुत बड़ा होगा इस छिद्र का आकार, जहाँ से हमारी लाइट निकल रही होती है। जहाँ से लाइट पास कराते हो, मतलब इसके अंदर बल्ब लगा होता है, इसके बाद लाइट आता है, वहाँ से फैलना शुरू करता है। तो आप कहते हो कि सर लाइट जब लगाते हो सीधा चला जाता है उसमें, तो लाइट फैलती नहीं है। और मैंने क्या पढ़ाया, अगर पतले से छिद्र से निकालोगे
तो लाइट फैल जाएगी, अगर बीच में अवरोधक लगा दिया तब भी ऐसी करके मुड़ के आ जाएगी लाइट। समझ पा रहे हो? वो तब होता है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और इस छिद्र की तरंग दैर्ध्य जो आकार है वो लगभग समान हो। लेकिन होता क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो उतनी होती है जितनी होती है, लेकिन जहां से लाइट निकल रही होती है उसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगर इस आकार की अपेक्षा जहां से लाइट निकल के आती है आपकी टॉर्च से, उसकी अपेक्षा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। इसीलिए तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है। और यही प्रश्न कल मैंने आपको कराया था, याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्रश्न ऐसे था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करता है, ये वाला था। देखो ये प्रश्न कल कराया था, ये शायद हमने बताया भी था कल की क्लास में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, जिससे ये निकल रहा होता है उसकी अपेक्षा इसकी बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य होती है, इसलिए सीधा चल पाता है। अगर इसी के तरंगदैर्ध्य के आकार का उसके आकार में निकाला जाए छिद्र उतनी आकार का, तो ये प्रकाश फैल जाएगा, फिर जगाओ कि तुम सीधा चला जाए, सीधा नहीं जाएगा। ये बात है, बात समझ में आ गई है? विवर्तन अगर समझ गए हो तो थोड़ी सी और आगे आ जाओ, हम आपको व्यतिकरण समझाने जा रहे हैं। बेटा व्यतिकरण क्या होता है? और हाँ, आपके सामने जो क्वेश्चन लगाते हैं वो क्वेश्चन लिख भी देते हैं नोट्स में। अगर चाहो तो क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से एसजी में देख सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने अभी क्वेश्चन ही कराया, यही क्वेश्चन आपको ये लिखा मिलेगा, यही तो लिखा था। आपका मन हो यहाँ से लिख लिया करो, या फिर आप पीपीटी से लिख लिया करो, जो आपकी पीएनजी जाती है, पीडीएफ जाती है। अच्छा अब आ जाओ बेटा, आगे हमारा प्रकाश का व्यतिकरण समझाने जा रहे हैं। व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं। कहे तो समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्ध्य और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मैंने कहा प्रकाश की दो तरंगे, प्रकाश की एक वेव ये जा रही है, देखो प्रकाश की एक वेव ये जा रही है और एक वेव ये जा रही है, ठीक है। अब देखो प्रकाश की दो वेवें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो इसी को व्यतिकरण कहा जाता है मेरे भाई। अब देखो इसमें इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा सकते हैं। हमने कहा ये देखो, हम इसमें ये बता रहे हैं कि मान लिया एक प्रकाश की तरंग ये है और ऐसे ऐसे जा रही है, इसका आयाम जो आयाम होता है वो ऊंचाई होती है, कितनी ऊंची जा रही है, कितनी ऊंची फिर कितनी नीचे, यही तो आयाम होता है। और मैंने कहा इसकी फ्रिक्वेंसी है f1 और लैम्डा है लैम्डा। हमने कहा ये है a2, तो मैंने कहा इसका आयाम लगभग दोनों तरंगों को बराबर होना चाहिए अगर व्यतिकरण की घटना हो रही है, ठीक है। और इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा, व्यतिकरण होगा। अब देखो इसमें एक चीज बताने जा रहे हैं। देखो मैंने कहा पहला केस, मैंने कहा मान लिया एक प्रकाश की किरण ये रही बेटा और एक प्रकाश की किरण ये वाली रही, एक प्रकाश की किरण ये और एक ये। अब ये दोनों अध्यारोपित करेंगी कि नहीं करेंगी? मैंने कहा एक तो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची जा रही है, ऊंची ऊंची बना रही है, और ये हल्का सा नीचा बनना है। समझ में आ रहा है? अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दिया जाए, इन दोनों को ओवरलैप कराओगे तो आपको कहेंगे ये थोड़ी सी छोटी है ना, इसके ऊपर ओवरलैप बड़ी वाली ये बनेगी, और इससे छोटी वाली थोड़ा कम आयाम, मैंने इसका लगभग बराबर है, मैंने बोला था लगभग बराबर हुआ आयाम, a1 अप्रोक्सीमेटली a2 बराबर में। तो मैंने कहा इस पर अध्यारोपित होगी क्या किरण? हाँ अध्यारोपित होगी, इसी को व्यतिकरण कहा जाता है। और यही लिखा हुआ था, देखो अब दोबारा से पढ़ो, परिभाषा समझ में आएगी। क्या लिखा है कि समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्ध्य और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इस उदाहरण को देखने के बाद ज्यादा समझ में आया होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है बेटा। और आगे आ जाओ, आगे आपको देखने को मिलेगा अगर प्रकाश की किरण एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो इसको कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? संपोषी, कहें तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंग्लिश छोड़ दो तुम, संपोषी याद रखो। मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए ना, ऐसे ऐसे चल रही थी और उसी के ऊपर से ये निकल जाए, तो ये वाला संपोषी व्यतिकरण। अब आप कहेंगे मान लिया कि अगर ऐसा होता है केस नंबर 2, अच्छा संपोषी व्यतिकरण में होगा क्या, ध्यान देना एक बार। मैंने कहा ये वाला a1 ये वाला a2, अगर हमने कहा a मैक्सिमम कितना होगा तो आप कहेंगे a मैक्सिमम a1 प्लस a2 अगर एक दूसरे के अध्यारोपित हो गए हैं तो आपका आयाम अधिकतम कितना होगा, तो a1 प्लस a2 होगा। एक चीज और कहने का मतलब इसका आकार a1 प्लस a2 हो जाएगा, सबसे ऊंचा वाला, ठीक है। आगे आ जाओ, केस नंबर 2,
केस नंबर 2 में बताना चाहते हैं कि मान लिया एक प्रकाश की किरण ये एक ही है, ये ऐसे चल रही है इसकी वेव और इसकी वेव ऐसी चल रही है। जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कराओगे तो आप क्या पाओगे बताओ बेटा? ये वाली रेड वाली ऐसे ऐसे जा रही है और नीचे वाली मिलाओगे तो ऐसी तो मिल जाएंगी, ऐसे तो मिलेगी। और जब विपरीत मिलेंगी तो इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव, उसको कंस्ट्रक्टिव, इसको डिस्ट्रक्टिव। कोई बात नहीं, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी पढ़ लो केवल। इसको विनाशी व्यतिकरण, उसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर गया था, A1 + A2 हो गया था। और इसमें अगर हम ए मिनिमम निकलेगा, इसमें जो आयाम होगा वो कम से कम हो जाएगा, आयाम होगा वो कम से कम हो जाएगा। तो मेरे भाई आयाम होगा वो A1 माइनस डिफरेंस हो जाएगा A2 का, ये कम से कम होगा। जब हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है तो A हमारा मिनिमम आता है। जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो A मिनिमम आता है, कहें तो A1 - A2। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो हमारा ये संपोषी व्यतिकरण होता है। तो इसमें हमारा आयाम होता है A मैक्सिमम A1 + A2, वो संपोषी व्यतिकरण था। लेकिन जो ये वाला बनना है, ऐसे ओवरलैप कराया तो ऐसा बनना है, तो इसका आयाम मिनिमम होता है, इसका आयाम मिनिमम होता है। और एक चीज और समझिए, मैंने कहा जो प्रकाश की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है प्रकाश की। किसी पर्दे पर मान लिया कोई लाइट बहुत चमक रही है, कोई लाइट कम चमक रही है। जो लाइट ज्यादा चमक रही होती है उसकी तीव्रता होती है ज्यादा, कहते हैं इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर प्रकाश की तीव्रता होती है, उस प्रकाश की तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इस वाले को देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रकाश की तीव्रता होती है, इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता I, इंटेंसिटी ये लिखा, तरंग की तीव्रता ये लिखा है इंटेंसिटी ऑफ वेव। ये इंपोर्टेंट और डाल दिया मैंने, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते बेटा। अब आप कहेंगे व्यतिकरण की अगर परिभाषा एक सिंपल शब्दों में बोले तो मैंने कहा जब प्रकाश की दो तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो उसी को व्यतिकरण कहा जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि जो प्रकाश लाइट देता है, जो तरंग पड़ेगी पर्दे पर, कौन सी ज्यादा चमकेगी उसकी ज्यादा तीव्रता होगी। तो तीव्रता और आयाम के बीच में संबंध है ना, वो ये वाला है। दोबारा से बड़ा बड़ा लिखते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बात समझ में आई? इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। अब आ जाओ मेरे भाई, आगे शुरू करते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू हो जाएंगे मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना है इस वाले न्यूमेरिकल को। पहला न्यूमेरिकल हम कराएंगे, अगला आप करेंगे। एक बार आप सभी लोग प्रश्न को रीड आउट करो, तब हम करा रहे। पढ़ लिया? पढ़ लिया? ये कह रहा है बेटा, इसमें प्रकाश की दो किरणें हैं, प्रकाश की दो तरंगें हैं। एक प्रकाश की तरंग ये है और एक प्रकाश की तरंग ये है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका मान लिया आयाम है वो A1 है और इसका आयाम A2 है। इसकी प्रकाश की तीव्रता I1 है और इसकी प्रकाश की तीव्रता I2 है। ठीक है, इसमें दे ये रहा है कि दो व्यतिकारी लिखा हुआ है। व्यतिकारी है मतलब दो व्यतिकारी सुसंगत। सुसंगत का मतलब होता है ये समान है, समान एक जैसी है, मतलब इनकी आवृत्ति समान है, तरंगदैर्घ्य समान है, आयाम समान है लगभग। समझ रहे हो? अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसकी तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है I1/I2 का अनुपात दे रखा है कितना? 9:4। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। मतलब I हो तो उसको A² लिख सकते हैं, I बराबर A² कहते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर I1/I2 तो यहाँ पर A1/A2 कर दें और यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, I के बदले किया हमने। मैंने कहा बेटा I का मतलब होता है A², I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने कहा A1/A2 का स्क्वायर बराबर 9/। लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ो तो परिणामी अधिकतम और निम्नतम तीव्रता का अनुपात बताना है। आपको जो क्वेश्चन करना बेटा वो ये बताना है I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, यही तो वो पूछ रहा है।
अच्छा, इसका मतलब है कि आपको आई की जगह पे ए रिप्लेस करें तो ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम, और आपको आई की जगह ए लिखा है तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला को बड़े ध्यान से देखना है, अगर पहला क्वेश्चन सीख के तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन हम 3-4 कराएंगे, लेकिन पहला तुम ये वाला मैंने ये कराया, जो आई होती है ना वो ए के समानुपाती होती है ए स्क्वायर के, तो आई की जगह पे जब तुम ए लिखोगे ना तो ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा अगर आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब हम ए मैक्सिमम और ए मिनिमम निकाल लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? आ जाओ बेटा, ये बताओ a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर आ चुका है। मैंने कहा a1 बटे a2 निकालोगे तो ये 3 बटे 2 नहीं हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगा हुआ है। रुको, अब बताओ a1 और a2 का मान आ गया, a1 और a2 का मान निकल आया। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ के आए हैं। संपोषी वाले में याद करो a मैक्सिमम बराबर क्या लिखा गया था, a1 प्लस, और a मिनिमम बराबर क्या लिखाया था, a1 डिफरेंस a2 से, ये लिखाया था। तो इसमें a मैक्सिमम कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 2 5। a मिनिमम कितना होगा, 3 में से 2 गया तो। समझ में आ रहा है? हमें उत्तर निकालना है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का, तो इसका आंसर होगा बेटा कि a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम का होल स्क्वायर। तो a मैक्सिमम की वैल्यू 5 और मिनिमम की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, तो I1 बटे I2 बराबर, सॉरी, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, I मैक्स बटे I मिन बराबर हो जाएगा 25 बटे, जो कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। अब आपको बता दें इसका तोड़ क्वेश्चन का, जब भी ये क्वेश्चन आए तो I को पहले A में कन्वर्ट कर लेना, और जो पूछ रहा है I को भी A में कन्वर्ट कर लेना। और एक ही तुम्हें पता है a मैक्सिमम बराबर होता है a1 प्लस a2 और a मिनिमम होता है a1 माइनस। अगर रेतम नहीं बन पाई तो दूसरे क्वेश्चन में रेतम हम बनाएंगे, और तीसरा क्वेश्चन सब लोग खुद कर रहे होगे। आप देखो तो दूसरा क्वेश्चन एक बार, इस वाले पे नजर डालो आप, क्वेश्चन सिखा के जाएंगे ये वाला आज। इसमें दे रहा है I1 अपॉन I2 बराबर 25 बटे 16। ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। हमें नहीं पता, आप लोग प्रयास कर सकते हैं, दूसरे को थोड़ा टाइम दें। सेकंड, चौथा आंसर है। देखो बेटा आपने ये करा होगा तो आप कहेंगे आई की जगह पे a1 करते हैं, a1 बटे a2 तो स्क्वायर करना पड़ेगा, आई की जगह पे a लाए, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 25 बटे 16। तो a1 बटे a2 बराबर कितना आया, 5 बटे क्या a1 a2 की वैल्यू मिल गई आपको। अब पूछ क्या रहा है ध्यान से देखना, तो परिणामी पैटर्न की उच्चतम और निम्नतम तीव्रता कहे तो प्रश्न पूछ रहा है आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने कहा आई की जगह पे ए लिखते तो हो जाएगा ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम, तो है ना, डी वाला आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने कहा ये बताओ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकाल लें, तो मैंने कहा इसके ए के टर्म में निकालेंगे आंसर। तो मैंने कहा ये बताओ ए मैक्स बराबर क्या होगा, ए मैक्सिमम होता है a1 प्लस a2 दैट इज निकलेगा 5 और 4 9, और ए मिनिमम बराबर कितना निकलेगा, a1 डिफरेंस a2 से कहें तो यहाँ पर 1 निकलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है, तो ए मैक्स की वैल्यू है 9 और आई मिनी की वैल्यू है 1 और होल स्क्वायर, तो 81 बटे 1, जो कि आंसर आएगा 81:1। भैया हम सिखा रहे हैं इसलिए शायद आपको प्रोसेस बड़ी लग सकती है, लेकिन प्रोसेस बड़ी नहीं है। मतलब आई दिया होगा तीव्रता, उसको ए के टर्म में बदल लो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम पूछ सकता है, हो सकता है कभी कभी ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम पूछे, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम पूछेगा तो आंसर 9 बटे 1 आएगा, ए मैक्सिमम अपॉन ए, लेकिन वो पूछ रहा है आई हर बार। क्या पूछ रहा है, आई, लेकिन ए भी पूछ सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसमें हम नहीं शायद लगाएंगे आज। देखो आगे तीसरा क्वेश्चन हर बच्चा करने का प्रयास करना प्लीज, और आप कर सकते हैं। और कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो देख के उत्तर मार देगा, कॉपी नहीं पेन और नहीं उठाएगा, ऐसा क्वेश्चन है ये।
कौन सा कौन सा? अच्छा क्वेश्चन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है अधिकतम तीव्रता का न्यूनतम तीव्रता मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम, अरे भाई मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी आती है और मिनिमम की छोटी, तो बताओ कौन से ऑप्शन में बड़ा है पहले? और सब में पहले छोटा बाद है बड़ा, पहले छोटा बाद है बड़ा, पहले छोटा बाद है बड़ा, और इस वाले में पहले बड़ा पूछ रहा है मैक्सिमम ऑटो मिनिमम, तो वैसे ही हो जाएगा। ये तो हम सॉल्व ना करते तब भी आंसर आ गया था। अगर मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम का मतलब बड़ा आंसर, और नीचे मिनिमम देख रहे हैं तो एक ही वैल्यू है जिसमें आगे बड़ा है, तो आंसर बी वाला। हालांकि हम आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं इसका, और उसमें सॉल्यूशन क्या निकालना है, तो इसमें पूछ रहा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। बेटा अभी थोड़ी देर हम पहले यही तो पढ़ा के गए थे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए स्क्वायर, और इसमें आई मैक्स और दे रखा है I1 बटे I2 की वैल्यू दे रखी है 1 बटे, तो आपको पता है A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर बराबर 1 बटे 9 होगा। तो A1 बटे A2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 1 बटे, कौन बच्चा नहीं जानता है ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? 3 और 1, बताओ ए मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई डिफरेंस होता है, मैंने ये लिखाया था मिनिमम का A1 और ये वाला डिफरेंस लगाया था, बड़े में से छोटे का हटाना है। इस डिफरेंस का मतलब ये होता है बड़े में से छोटा घटाना है, पॉजिटिव मान लेना हर बार। तो मैंने कहा 3 में से 2 गया तो 1, तो अब वैल्यू लगा दो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे 1 मैक्सिमम 4 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 4 बटे, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा फिर, तो आंसर आ जाएगा 4:1, क्योंकि विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मतलब निकल ऐसे भी आएगा। सही है? अच्छा ये समझ में आ गया। शायद हम आपको जो क्वेश्चन कराए हैं सब आई पर लेकर आए हैं। ए मैक्सिमम और ए मिनिमम अगर निकालना होता तो 4 बटे 2 उत्तर आ चुका था, 2 बटे 1 आंसर आ चुका था। ये पूछा जा सकता है आपको, फिर बता रहे हैं। ये अगर आप चाहे कुछ भी दे दे, आप इस वाले रिलेशन से निकाल लोगे। अब तुम निकाल लोगे ना। 3 क्वेश्चन कराए मैंने बोला 3 ही क्वेश्चन आपको इतना कर देंगे कि हर बच्चा समझ जाएगा इस वाले क्वेश्चन। तो बस इतना ही कराना, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो एक नया स्टार्ट होगा। आप देखो, हाँ आपको बता दें जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं ये आपको फेयर में भी दिखेंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ेगी उसमें भी दिखेंगे। तो आप इससे उतार सकते हो, या यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिखा है, या फिर आप बोर्ड से उतार सकते हो, बोर्ड की पीएनजी से, जैसी आपकी इच्छा हो। ओके इधर आ जाओ। हम आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। जो हेडिंग पड़ी हुई है हेडिंग पड़ी हुई है प्रकाश की प्रकृति। यार एक बोतल भर लाओ नीचे से, चले जाओ हिमांशु, चले जाओ। हम बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति कोई के तो कहता है ये एक तरंग है, प्रकाश है ना एक तरंग है। कभी कहते हैं कई कण मिलकर एक लाइट बनती है, मतलब इसका पार्टिकल नेचर है, कण का नेचर है। तो ये कहते हैं कि प्रकाश की प्रकृति है ना वो द्वैत प्रकृति है। ये प्रश्न ही पूछा गया है ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। एकल नेचर नहीं है, डुअल नेचर है इसका, है ना, सिंगल नहीं है, डुअल है। डुअल कैसे, 2 प्रकार की होती है प्रकाश की तरंग। कुछ हाँ इससे क्वेश्चन आ चुका, हमने बताया ना, यहाँ से प्रश्न बन चुका। पहले रेड कलर से लिख दिया मैंने कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो द्वैत प्रकृति का है। कहें तो ये कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। कुछ चीज की व्याख्या तरंगों के माध्यम से होती है, प्रकाश को तरंग मानकर, और कुछ चीजों की व्याख्या इस प्रकाश को कण मानकर की जाती है। वो किसकी मैंने कहा इसका एक नेचर होता है वेव और एक होता है पार्टिकल। जो हमारा प्रकाश वेव नेचर का और पार्टिकल नेचर का हो सकता है। जब वेव नेचर होता है तो इससे एक्सप्लेन होता है मेरे भाई क्या, व्यतिकाल में मैंने तरंगें पढ़ाई थी, प्रकाश की तरंगें, तो इसमें वेव नेचर के तहत एक्सप्लेन किया था प्रकाश को। और विवर्तन में भी मैंने कैसे किया था, तरंग मानकर। और एक आगे पढ़ाएंगे ध्रुवीकरण, यहाँ पे धा बना हुआ है, धा से धनुष, धा से धनुष, याद होगा वो तो पहले से। धा से धनुष है तो ये ध्रुवीकरण भी बेटा इसी से एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ने को मिलेगा आपको पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन, विवर्तन और व्यतिकरण को हम तरंग के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कण पे आ जाओ। जब हम प्रकाश की प्रकृति को पार्टिकल कण मानते हैं तो इसको एक होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो एक्सप्लेन करते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें कण माना जाता है प्रकाश को। और एक होता है क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, पढ़ने को मिलेगा शायद आपको आगे, हालांकि ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इसमें भी प्रकाश को कण माना गया, तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अच्छा, इससे आगे एक चीज और पढ़नी पड़ेगी आपको। जो हमारा कण की प्रकृति का होता है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाता है। जो कण होता है ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेचर का होता है। और जो कण होते हैं ये हमारे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। जब प्रकाश को एक कण माना जाता है, दिमाग लगाना, जब प्रकाश को एक कण माना जाता है तो ये कहा जाता है कि जो लाइट है ना वो फोटोन से बनी है। फोटोन एक बंडल होते हैं, पैकेट, ऊर्जा के बंडल होते हैं। ये आप साइंस में पढ़े होंगे कभी, अगर 11th 12th की साइंस पढ़ी है तो यही लिखा हुआ है कि जब कण मानते हैं लिखा हुआ लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, यानी प्रकाश है वो फोटोन से बनता है। और फोटोन है ना ये ऊर्जा के थैले होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के थैले, कहें तो पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होती है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। और आपने ये वाली बात पहले ही पढ़ी होगी, ई बराबर एच न्यू है तो यहाँ पर एच हमारा प्लैंक नियतांक का, जिसका वैल्यू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 होता है। ये कहीं पढ़ाया है मैंने, प्लैंक नियतांक पढ़ा चुके हैं। हाँ, बीमा पढ़ाई थी, वहां पर पढ़ाया था। और कहीं आया क्या? और कहीं नहीं आया। अच्छा, ये जो हमारी न्यू है यहाँ पर एफ से नहीं, ये फ्रिक्वेंसी है फोटोन की, है ना। ये फोटोन की हमारी फ्रिक्वेंसी कहे तो आवृत्ति है। मैंने ये बोला कि जो बेटा हमारा प्रकाश जब कण माना जाता है तो ये माना जाता है कि प्रकाश है ना वो फोटोन से बना है। और एक फोटोन की अपने अपने पैकेट होते, थैले होते एनर्जी के, ऊर्जा के थैले होते हैं। और ऊर्जा के थैले होने के नाते एक पैकेट की एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है? ई बराबर एच न्यू के। हो सकता है आपको ग्रुप डी में डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिल जाएगी, ई बराबर एच न्यू। अदरवाइज एच का मान कभी कभी पूछ लेता है, 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। गरम को ये थोड़ा पी लेंगे, ले आना। आगे देखो, आगे एक चीज और पढ़ेंगे। जब प्रकाश को एक तरंग प्रकृति का माना जाता है, इसका नेचर जब तरंग माना जाता है, एक सेकंड दो हमें। ये कोई देखो, हाँ मैंने कहा कि जो प्रकाश का डुअल नेचर होता है, इसके कण के रूप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाते हैं और तरंग के रूप में प्रकाश एक वैद्युत चुंबकी तरंग। कण के माध्यम से क्या बताया मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इस वाले में क्या बताया? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और कैसी तरंग है वो? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आगे पढ़ने को मिलेगा। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसका तरंग प्रकृति कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। आगे थोड़ी सी आ जाओ, अगर और आगे पढ़े तो आगे लिखा डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव, यानी द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति किसने दी थी? तो एक वैज्ञानिक हुए डी ब्रोगली। कौन हुए? एक डी ब्रोगली हुए। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, इन्होंने ये बताया था। और इसको एक्सप्लेन करने वाले दूसरे वैज्ञानिक हुए। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को डेविजन जर्मर ने व्याख्या की, कहे तो इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर वाज एक्सप्लेन्ड बाय डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा ये सिद्ध किया गया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। ये दिया गया है कि प्रकाश द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति किसने दी? डी ब्रोगली ने दी थी। ये क्वेश्चन आते डायरेक्ट कि किसने? डी ब्रोगली। यहाँ पे आंसर होता है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली। अच्छा,
आगे आ जाओ, आपको एक चीज़ और पढ़ाने वाले हैं, एक बार इसको देखना। ये क्या लिखा हुआ है कि एक कोने या छिद्र के आसपास से गुजरने वाले प्रकाश का झुकना, ये यहाँ पर मुड़ना लिख लो। मुड़ना क्या कहलाता है बताओ? मैंने कहा एक छिद्र के माध्यम से प्रकाश है या अवरोध के माध्यम से प्रकाश मुड़ जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है? परिभाषा लिखाई थी और परिभाषा पूछ डाली इसने, परिभाषा पूछ डाली, है ना। परिभाषाएं जब आती हैं तो क्वेश्चन गलत बहुतों के होते हैं। इसका हम अभी देख रहे थे हम लोग जूनियर असिस्टेंट का पेपर, वो परिभाषा हिंदी की पूछ रखी थी, किसकी थी, उसमें 30 से 29% वेटेज आया, मतलब सही गए उत्तर। टेस्ट बुक पे था कनिष्ठ सहायक का पेपर, हिंदी में परिभाषा जैसा पूछता है उसमें परसेंटेज अपने आप डाउन चला जाता है, और जूनियर असिस्टेंट के पेपर में अच्छा खासा हिंदी आता है, 20 नंबर का शायद हिंदी है, तो देख रहे थे अभी। चलो आ जाओ आगे। आगे हमारा कौन सी घटना प्रकाश के कण की प्रकृति को दर्शाता है ना, मैंने बताया था प्रकाश तरंग के रूप में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, 3 चीजें बताई थी। हमने कहा इसकी तरंग वेव नेचर से हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, और इसके पार्टिकल नेचर से, किसके, प्रकाश के कण प्रकृति से हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये प्रश्न ऐसे परीक्षा में पूछे गए, ये बैक पेपर का क्वेश्चन है, और ज़्यादा अगर क्वेश्चन चाहिए तो फिर वो वाली PDF पड़ी हुई है, अगर किसी को ढूंढे ना मिले तो उससे संपर्क कर ले। RRB साइंस करके है, बहुत सारे क्वेश्चन, और RRB GK की भी PDF हमारे पास अवेलेबल, जिस बच्चे के पास ना हो वो हमसे ले ले, अगर पढ़े तो, नहीं पढ़े तो मत लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और होगा, शायद से लगा रही हैं, कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा राइटिंग जरूर साफ नहीं है, हम जरूर कहेंगे, हालांकि समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन से स्रोत सबसे अच्छा एक बड़ी प्रकाश का प्रकाश देते हैं? मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब या लेजर? लेजर आंसर सही हो जाएगा। अच्छा जैसे आपने बेटा पढ़ा था ना, जो क्या नाम, रमन प्रभाव, जब हम स्कैटरिंग पढ़ रहे थे, प्रकाश का विकिरण पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था रमन प्रभाव एक ऐसे थे रमन वैज्ञानिक, इन्होंने ये बताया था अगर प्रकाश का विकिरण होता है तो आपतित प्रकीर्णित प्रकाश होता है और परावर्तित प्रकीर्णित प्रकाश होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य 10 मिलियन में से 1 फोटोन की आवृत्ति बदल जाती है। अगर हमारे जितने फोटोन्स आए, जितनी आवृत्ति आई, जो फोटोन की आवृत्ति होती है, जितनी आवृत्ति का प्रकाश है उतना ही चला गया, तो उसको बताया प्रत्यास्थ विकिरण, याद है? प्रत्यास्थ विकिरण बताया था। और अब मैंने ये बताया था कि अगर एक आपतित प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग जो आवृत्ति है न्यू, और उसका जो फोटोन होगा उसमें से 10 मिलियन में से 1 फोटोन की आवृत्ति बदल जाए, इसको एक्सप्लेन करने वाले थे रमन। इन्होंने 1928 में एक्सप्लेन करा था कि अगर कोई प्रकाश आपतित होता है और प्रकीर्णन होता है उसका, तो उसके 10 मिलियन में से 1 फोटोन की आवृत्ति बदल जाती है, सबकी सेम नहीं रहती है। तो मैंने कहा कि इसी को कहा जाता था अप्रत्यास्थ विकिरण, है ना। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, ये पढ़ाया था। और ऐसे ही एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक को, आइंस्टीन को दिया गया था। देखो आइंस्टीन वाले बोल रहा है, आइंस्टीन में नोबेल प्राइज विनर थे 1921 में, और इनको किस लिए